आज हम हिंदी की साहित्य विविधा इस पुस्तक से कहानी 3 जिंदगी और गुलाब के फूल यह हमने पिछले भाग में ही शुरुआत की थी। इस पुस्तक में हमने पढ़ा है कि एक सुबोध नाम का लड़का है जो अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है, अच्छे जॉब करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जॉब चली जाती है और वो घर पे ही एकदम बेकार सा बैठ जाता है। तो घर वालों का उसके प्रति जो बर्ताव होता है वो बहुत ही बुरा होता है। उसकी बहन और उसकी माँ उसके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसे उसको लगता है। उसको अच्छे से पूछते नहीं है, वो बिल्कुल खाली अकेला ही बैठ जाता है और उसका जीवन भी खाली और दुखी हो जाता है। तो वो उसकी बहन ने उसके साथ जैसे बर्ताव किया है यह देख के उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जो मेरी बहन है सबसे पहले मेरे पीछे आगे दौड़ती थी, मैं जो भी कहूँगा वो काम करती थी, लेकिन आज ही वो उसको उल्टे जवाब दे रही है, उसको एकदम कम समझ रही है। इसी बात से सुबोध का मन बिल्कुल दुखी हुआ है। हम आगे पढ़ेंगे। पान क्रमांक 30। माँ प्रतीक्षा में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में थैला देकर वह अपने कमरे में चला गया। कमरा उसे फिर नग्न और सूना सा लगा। जूते उतारकर वह चारपाई पर लेट गया। चारपाई बहुत ढीली थी। उसके लेटते ही दरी सिकुड़ गई ताकि तकिया नीचे खिसक आया। दरी की सिकुड़ने से पीठ में गड़ती रही। सुबोध की आंखें बंद थी। रात शिथिल और कान अंदर और बाहर के विभिन्न स्वर सुनते रहे। खिड़की के पास से गुजरते 2 बच्चे सड़क पर किसी राही की बेसुरी बजती बांसुरी खटखट करते, 2 भारी जूते, अंदर बर्तन की हल्की खटखट, तरकारी की पानी पड़ने का छन और खींची जाती चारपाई के पायों की फर्श से रगड़। मतलब वो जब उसके खोली में जाता है, रूम में जाता है, तो उसका रूम का सामान ऑलरेडी शिफ्ट होकर उसकी बहन के रूम में गया होता है और उसकी रूम की हालत बिल्कुल ही नग्न जैसी थी, बुरी थी। उसका जो बेड है वो निकाल के चारपाई वहाँ पे लगाई थी और वो भी बिल्कुल बुरी तरह से थी। आजू बाजू की आवाज़ उसको आ रही है। तभी बाहर का दरवाज़ा अचानक खुला और वृंदा ने कुछ तीखे स्वर में पूछा, अम्मा, दादा घर में है? और जैसे उसकी बहन बाहर से आई और उसने उसके भाई की पूछताछ की और जैसे वो तांगे वाले को रुपया भुनाकर बाहर आने दो। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो उसने अपने भाई को बोला, काम लगाया कि तू जा और टांगे वाले को छुट्टे पैसे करके ला के दे। वैसे ही वो शांत तरह से बाहर गया और तांगे वाले को छुट्टे पैसे दे के वो अंदर चला आया। वह बैठे बैठे जब उसने मन में अंदाज़ा लगा लिया कि अब तक शोभा और निर्मल खाना खाकर चली गई होंगी, तो वह घर आया। सड़क पर सन्नाटा हो गया था। बत्तियां के आसपास धुंधले प्रकाश का घेरा था और पान वाला ग्राहकी की प्रतीक्षा में चुप और स्थिर बैठा था। वृंदा ने झुंझलाकर कहा, कहाँ चले गए थे दादा? शोभा और निर्मल कब से घर जाने को बैठी है? तुम्हें पहुंचाने जाना है। मुझे मालूम नहीं था, सुबोध ने कहा। जैसे कभी शोभा को यह घर पहुंचाया नहीं है, वृंदा ने कहा। तब सुबोध ने सोचा, तब शोभा की सगाई कहीं और नहीं हुई थी, तब वह बेकार न था। शोभा उससे शर्माती थी पर उसके गुलदान में फूल लगा जाती थी। माँ ने नए गहने बनवा रही थी और वृंदा अपने कमरे में बैठी बैठी कुढ़ती थी क्योंकि वह बदसूरत थी और उससे कोई शादी करने को राजी नहीं था। अच्छा तो चले। सुबोध ने शोभा की ओर नहीं देखा पर शोभा बोल पड़ी, हमें जल्दी नहीं है, आप खाना खा लीजिए। माँ ने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी। ये जो शोभा है ये वृंदा की सहेली है। वो शायद हमेशा उसके घर पे आती थी और वो सुबोध उसको छोड़ने के लिए हमेशा शायद जाता रहता था। उनके जो बातें हैं उससे तो वही साहब जाहिर होता है, लेकिन अभी शोभा की सगाई तय हो गई है, इसलिए सुबोध जो है उसको दूरी बनाए रखना ही अच्छा समझता है, क्योंकि अभी सुबोध भी क्या है, बेकार सा घर में बैठा है, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है। और ये जो वृंदा है उसकी बहन, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बहरे के कहने पर
उसने शोभा को घर पे छोड़ जाने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन शोभा ने कहा कि तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम मुझे छोड़ने के लिए चले आना। और उसकी माँ ने खुद से फिर खाना गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। वृंदा निर्मला को लेकर अपने कमरे में चली गई। सुबोध बैठ गया और शोभा ने उसके आगे तिपाई लाकर रख दी। फिर उसने रेशमी साड़ी का आंचल कमर में खोस लिया और थाली लाकर उसके सामने रख दी। सुबोध नीची नज़र किए खाना खाने लगा। चौके से बरामदे, बरामदे से चौके में बार बार जाती हुई शोभा की साड़ी का बॉर्डर उसे दिखाई देता था। हरी साड़ी, जोगिया बॉर्डर, जिस पर मोर और तोते कड़े हुए थे। कभी कभी एड़िया भी झलक उठती, उजल चिकनी एड़िया। सुबोध को लगता कि वह अतीत में पहुंच गया और शोभा वही है, वही जिससे कहीं उसे उसकी प्यार की बातें नहीं हुई, पर जो अनायास ही उससे शर्माने लगती थी। शायद उसे पता चल गया था कि उसके पिता ने सुबोध से बातचीत शुरू कर दी है, और शायद अब तक शादी भी हो जाती अगर सुबोध को कोई दूसरी नौकरी मिल जाती, या अगर सुबोध पहली अच्छी नौकरी न छोड़ता। सुबोध ने खाना बंद कर दिया। पानी पीकर हाथ धोने उठा तो शोभा झट से हाथ धुलाने लगी। उसकी आंखों में विनय भरी कातरता थी, उसके मुख पर उदासी, पर उसके बालों में सुबास आ रही थी। जब वह तांगा लेकर आया तो शोभा माँ के पास चुप खड़ी थी और माँ ने उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। रास्ते भर दोनों चुप रहे। सबसे पहले निर्मला का घर आया। उसके उतर जाने पर शोभा ने आंसू भरे कंठ से कहा, आप यहाँ पीछे आ जाइए ना। वह उतरकर पीछे आ गया। तब बोली, कुछ बोलेंगी नहीं? क्या कहूँ? सुबोध ने उसकी ओर मुड़कर उसे देखते हुए कहा। शोभा की आंखें झलक रही थी। पहुंचकर कहा, मैंने तो पिताजी से बहुत कहा, फिर आखिर में क्या करती? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं ज़िंदगी में फेलियर हूँ। वो खुद को फेलियर समझता था क्योंकि उसने पहली नौकरी छोड़ दी थी, दूसरी नौकरी उसको मिल नहीं रही थी। घर वालों ने भी उसकी तरफ से देखना बंद किया था, सब उसको कोसते थे, इसलिए उसने खुद को ही सबसे दूर रखा और वो हमेशा नाराज़ और दुखी रहता था। ये जो शोभा है, वृंदा की सहेली है, शायद मन ही मन में वो भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन ये बेकार होने की वजह से शायद उनकी बात आगे न बढ़ सकी। कंप्लीट फेल्यूर, कुछ नहीं कर सका, जैसे मेरे ज़िंदगी में अब फुल स्टॉप लग गया है। अब ऐसे ही रहूँगा। तुम्हारी फादर ने ठीक ही किया, तुम सुखी होगी। प्यार से बड़ी एक और आग होती है, भूख। भूख की, पेट की। वह आग धीरे धीरे सब कुछ लील लेती है कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है, तो उसके साथ साथ हमारे पास नौकरी, जॉब और घर चलाने के लिए भी सब बातें होना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे सबोध ने उसको समझाया कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया, अच्छा किया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आप इतने बिटर क्यों हो गए हैं? जिंदगी ने ही मुझे बिटर बना दिया है। फिर जैसे जानकर तांगे वाले से कहा, अरे बड़े भैया, अरे बड़े मियाँ, लौटा ले चलो, घर तो पीछे छूट गया। शोभा उतरी। कुछ क्षण अनिश्चित सी खड़ी थी। सुबोध के हाथ बढ़े पर फिर पीछे लौट आए। अच्छा शोभा, नमस्ते, शोभा ने कहा और वह अंदर चली गई। तांगे में अकेले सुबोध सड़क पर घोड़े की एक रस टापू के शब्दों को सुन रहा था। कभी कभी तांगे वाला खांस उठता और वह खांसी उसका शरीर झंझोड़ जाती। अंधेरा, खांसी और आखिर सपने की भी मौत। सुबह उठकर सुबोध ने सबसे पहले बरामदे में बैठे धोबी को देखा। जितनी देर में उसके लिए चाय बनी, उसके अपने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे कर उनका ढेर लगा दिया। अलमारी में सिर्फ एक साफ कमीज बची थी, पीठ पर फटी हुई। उसे ढकने के लिए सुबोध ने कोट पहन लिया। कोट को भी काफ़ी दिनों से धोबी को देने का इरादा था, परंतु अब जब तक धोबी कपड़े लाए तब तक यह सही। चाय पीकर वह बाहर चला गया। कोट की जेबों की तलाशी लेकर उंगलियां एक इकन्नी से जा टकराई। मतलब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। पान वाले की दुकान पर सिगारेट खरीदकर और जलाकर एक गहरा एक कश खींचा और एक दो जगह
रुककर वापस चला। रास्ते में धोबी मिला और उसने सुबोध को दोबारा सलाम किया। कपड़े जल्दी मार लाओ, समझे? कुछ रौब से सुबोध ने कहा। अच्छा बाबूजी। धोबी चला गया। कमरे में घुसते ही मैले कपड़ों का ढेर उसे वैसे ही दिखाई पड़ा जैसे कि छोड़ गया हो। उसने वहीं रुककर पुकारा, अम्मा, मेरे कपड़े धुलने नहीं गए? पता नहीं बेटा, वृंदा दे रही थी। उससे कहा भी था कि तुम्हारे भी दे दे। सुबोध को न जाने कहाँ का गुस्सा चढ़ गया। चीखकर बोला, कितने दिनों से गंदे कपड़े पहन रहा हूँ। 15 दिन में नालायक धोबी आया तो उसे भी कपड़े नहीं दिए गए। तुम माँ बेटी चाहती क्या हो? आज मैं बेकार हूँ तो मुझसे नौकरों सा बर्ताव किया जाता है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ त्रस्त हो उठी। जब सुबोध का कंठ स्वर इतना ऊंचा हो गया कि बाहर तक आवाज जाने लगी तो वह रो दी। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर सुबोध ने अवसर ही नहीं दिया। कहता गया, मुझे मुफ्त का नौकर समझ लिया है। पहले कभी तुमने मुझे यह सब कुछ काम करते नहीं देखा था। फिर उसके कंठ की नकल करता हुआ बोला, घर में तरकारी नहीं है। वृंदा की सहेलियां खाना खाएंगी, उधर हमारी बहन की हुकूमत की जाएंगी। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में कुछ भी कदर नहीं है। मैं आज ही चला जाऊंगा। तुम दोनों चैन से यही रहना। कहता कहता वह घर से बाहर आ गया। अपने झटपटाहट में उसने अंदर एक तीव्र विध्वंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उसका वह मन चाह रहा था कि जो कुछ भी सामने पड़े उसे तहस नहस कर डाले। वह चलता गया और उसी धुन में एक साइकिल सवार से टकरा गया। वह गिर पड़ा। उसके ऊपर साइकिल आ गई और वह व्यक्ति सबसे ऊपर। जब उसकी कोहनियां खुरदुरी सड़क पर छिली और एक तीव्र पीड़ा हुई तो उसका ध्यान बटा। वह कुछ हक्का बक्का सा रह गया। उसने पैर की। उस व्यक्ति ने उसकी तकरार नहीं की। अपने कपड़े झाड़े और साइकिल उठाते हुए कहा, भाई साहब, जरा देखकर चला कीजिए, चोट तो नहीं आई? अगर वह लड़ता तो उस मूड में शायद सुबोध मारपीट करने पर भी उतर आता, क्योंकि सुबोध उस टाइम बहुत ही गुस्से में था। पर उसकी अप्रत्याशित विनम्रता से सुबोध ठिठक कर रह गया। जब सुबोध ने उठकर चलने की कोशिश की तो पाया कि बायां पैर सूजने लगा है। लंगड़ता हुआ वह पार्क की बेंच पर आकर बैठ गया। उसकी दाहिनी कोहनी से खून टपक रहा था। जरा सा भी हिलने से पैर में तीव्र पीड़ा होने लगती थी। उसने संभालकर पैर बेंच पर रख लिया और लेट गया। अपना ध्यान पीड़ा से हटाने के लिए वह फूलों को देखता रहा। उसकी बेंच के पास ही गुलाब की घनी बेल थी जिसमें हल्के पीले फूल थे। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। कुछ देर स्थिर रहने पर दर्द से विराम हुआ तो उसके ख्याल फिर सवेरे की घटना पर केंद्रित हो गए। उसका पैर हिला और दर्द की एक तेज लहर उठकर पूरे बाएं पैर में व्याप्त हो गई। सुबोध ने होठ भींच लिए। जाड़ों की धूप भी पर लोहे की बेंच धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी और बेंच का एक उठा हुआ कोना उसकी पीठ में गड़ रहा था, पर वह हिला डुला नहीं। आंखें खोलकर सड़क की ओर देखा तो स्कूल जाते हुए बच्चे साइकिल पर खामचों वाले। उसने आंखें बंद कर ली। जब पैर का दर्द कम हुआ तो कोहनी छरछराने लगी, पर इस आत्मपीड़न से जैसे उसे कुछ संतोष सा हो रहा था। वह अब सो गया, उसे पता नहीं। जब आंखें खुली तो सूरज सिर पर था और बेंच तप रही थी। वह उठकर बाई पैर घसीटता और दर्द सहता हुआ छाह में घास पर लेट गया। उस पर एक बेहोशी सी छाई जा रही थी। घास का स्पर्श शीतल था। सुखदाई हवा में गुलाब के फूल की सुवास थी, पर उसे चैन न था। उसे अचानक माँ का ध्यान आया। शायद वह चिंतित दरवाजे पर खड़ी हो, शायद वह उसके इंतजार में भूखी हो, ऐसा उसे लग रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और बाहें सिर के नीचे रख ली। दिन कितना लंबा हो गया था कि
बीत ही नहीं रहा था। जैसे एक युग के बाद आकाश में एक तारा चमका और फिर अनेक तारे चमक उठे। सुबोध घास में से उठकर फिर बेंच पर लेट गया। उसके लिए सिर में भारीपन था, मुंह में कड़वाहट, पैर में जैसे एक भारी पत्थर बंधा था। सारा दिन वो हो गया था, पर उसे कोई खोजता हुआ नहीं आया। वृंदा को तो पता था कि वह अक्सर पार्क में बैठा करता है, मगर उसे क्या फिक्र। पार्क से लोग उठ उठ कर जाने लगे थे। बच्चे उनकी आया ये स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए घूमते आने वाले प्रौढ़ दो दो चोटियां किए हंस हंस कर एक दूसरे पर गिरती मोहल्ले की लड़कियां। पार्क शांत हो गया। हरी घास पर बच गए मूंगफली के छिलके, पुड़ियों के कागज के टुकड़े, तोड़े गए फूलों की मसली हुई पंखुड़ियां। 3 फाटक बंद कर लेने के बाद चौकीदार सुबोध की बेंच के पास आकर खड़ा हो गया। अब घर जाओ बाबू, पार्क बंद करने का टाइम हो गया है। बिना कुछ लड़खड़ाया, फिर चलने लगा। हर बार जब बायां पैर रखता तो दर्द होता। धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा कर वह पार्क से बाहर निकल आया। दरवाजा खुला था। बरामदे में मजदिश रोशनी थी, चौके में अंधेरा। वह अपने कमरे में आया। कोने में मैले कपड़ों का ढेर था, ढीली चारपाई, गंदा बिस्तर, तिपाई पर खाना ढका हुआ रखा था। सुबोध चारपाई पर बैठ गया और तिपाई खींचकर लालचियों की तरह जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौन खाने लगा। इस कहानी से मन को दुख हो रहा है कि जो सुबोध था उसकी मन की और उसकी जीवन की परिस्थिति अत्यंत दुखी थी। जैसे उसकी नौकरी चली गई, उसके घर वालों ने, उसके बहन ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू किया कि उसको इतना अपराधी और इतना दुख हुआ कि जैसे मानो कि उसको उसके घर वाले उसके साथ एक नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे थे। सच मानो कि हमको जीवन में ऐसा बर्ताव कभी भी किसी के पास नहीं साथ नहीं करना चाहिए। तो हमको दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। कितनी भी दुख की परिस्थिति हो, सबको हमको एक साथ में और प्यार से रहना चाहिए। दूसरों का आत्मविश्वास घटाना नहीं तो बढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ जो मैंने कहानी पढ़ी है वो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही दूसरी कहानी लेके हम अगले भाग में मिलेंगे। धन्यवाद।